नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। वायु तथा जल प्रदूषण में आज हम लोग पौधा घर प्रभाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आप लोग सुनते होंगे। तो इसमें हम दो चीजें एक साथ मिला के समझेंगे कि पौधा घर प्रभाव क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग इनको हम समझेंगे। तो मैं आपको पहले बुक में दिखाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखिए पौधा घर प्रभाव के बारे में बताया हुआ है और इसके बाद आपको विश्व उष्ण मीन्स ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रखा है। इसको मैं आपको थोड़ा आज अपने नोट्स से समझाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं मेरे नोट्स। तो देखिए बच्चों, पौधा घर प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हम पहले अपने अर्थ को समझते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, देखिए ये हमारी अर्थ है ना, पृथ्वी है और यह सूर्य है। सूर्य से हमें सारी ऊर्जा प्राप्त हो रही है और आप ये भी जानते हैं सूर्य से हमें अल्ट्रावायलेट रेज भी मिलती हैं, जो अभी हमने पहले के सेशंस में समझा था। और जो ओजोन लेयर है वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकती है और हमारा पृथ्वी को एक उसकी हानि से बचाती है। इसके साथ साथ अगर हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात देखें तो हमारा जो है, हमारे अर्थ जो है वो डिफरेंट, अगर देखते हैं एयर की डिफरेंट लेयर से हमारा एक वो प्रोटेक्टेड रहता है, जिसके कारण एक हमारी अर्थ वार्म भी रहती है। तो सूर्य की विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को वो परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है। तो यहाँ देखिए जो सूर्य की जो एक आता है, जो हमारे रेस आती हैं, तो जब वो हमारे पृथ्वी के तल से टकराती हैं तो कुछ जो होती हैं वो वापस हमारी जो है वो परावर्तित होकर वो वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। लेकिन परंतु परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 द्वारा रोक लिया जाता है। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से क्या होता है कि कुछ रेस तो हमारी चली गई, अंतरिक्ष में वापस चली गई, लेकिन कुछ जो रेस का कुछ पार्ट जो CO2 होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो उन विकिरणों को जाने नहीं देती है, वो उनको रोक लेती है। और ये जो रोक लिया जाता है, इस कारण जो है हमारी पृथ्वी गर्म रहती है और एक कहीं हमारे एक जीवन उसके कारण चल रहा है। तो यहाँ अब जो हम देखते हैं कि और अब मैं इसके साथ आपको ग्लोबल वार्मिंग का एक समझाना चाहूंगी। तो इसमें क्या होता है कि जब CO2 की हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में, हमने अभी परसेंटेज देखी थी, तो हमारी मैक्सिमम नाइट्रोजन की थी, CO2 की काफी कम थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि CO2 की परसेंटेज हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस कारण जो है जो परावर्तित किरण है वो उसका अधिक एब्जॉर्प्शन हमारी धरती पर हो रहा है और इस कारण हमारी धरती जो कह रहे हैं वो गर्म होती जा रही है। तो ये यहाँ पे विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म हो जाना पौधा घर प्रभाव कहलाता है। तो अगर आप देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधा घर प्रभाव, ये हमारे अर्थ के लिए बेनिफिशियल है अगर एक लिमिटेड परसेंटेज में है। लेकिन अब इसके बाद जो देख रहे हैं, जो हमारा विश्व उष्णन जो हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो हमारे जो सन की जो विकिरण आ रहा है वो ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हमारी उस पे हीट का इंक्रीज होता जा रही है। और जब हमारी हीट इंक्रीज हो रही है तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होने से पूरा जो एक सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है। तो विभिन्न कारणों के कारण वातावरण में CO2 की अधिकता हो रही है और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रुकने लगी है तथा वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इससे विश्व उष्णन कहते हैं।
मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO2 की भांति इन्हें भी पौधागर गैसें कहते हैं। तो ये भी सारी पौधागर गैसें हैं जो आप ये देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है N2CH4। तो ये N2CH4 ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैसेस के फॉर्मूले मैंने आपको दिखा रखे थे। तो आप देखें तो हमारा जो एक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे पृथ्वी के लिए अच्छा है, लेकिन जब उसकी अधिकता होती जा रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इस कारण पूरा जो देखें कि कई जगह जहां पर पहले कम ठंड रहती थी वहां पे अधिक हो गई है, जहाँ पे पहले बहुत ठंड होती थी वहां कम होती जा रही है। एक पूरा बैलेंस चेंज हो रहा है। तो जब अगर हमारे टेम्परेचर में डिफरेंस आने लग जाता है ना। अब देखिए पहले अब गर्मी कितनी हो गई है कि टेम्परेचर हमारा 50 तक पहुंच जाता है। तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो और जब आप कहेंगे तो क्या हुआ कि अगर ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो अच्छा है, पानी और मिल रहा है, समुद्र और बड़े हो रहे हैं, लेकिन इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम एक डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि जगह जगह के टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। तो देखिए हर जगह प्लांटेशन जो है, हर जगह का रहन सहन वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। जब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो नेचुरल प्लांट्स का जो हम चाहे कोई प्रकार की हम वहाँ पे खेती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन सब पर भी इफेक्ट होता जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं हर प्रकार की खेती हर जगह नहीं कर सकते। किसी प्रकार के प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी में कम टेम्परेचर चाहिए, किसी में अधिक जल चाहिए, किसी में कम जल चाहिए। वो सारा एक हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो ये तो मैंने आज आपको ये आपकी बुक में काफी लंबा करके समझा रखा था, उसको छोटा करके ये नोट्स की हेल्प से समझाया है। लेकिन अभी बुक के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप बुक खोल कर समझते हैं। और यही जो ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है ये एक खाली एक कंट्री के लिए नहीं है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं तो ये एक कंट्री नहीं, पूरे ग्लोब सारे कंट्रीज इससे पर इनका इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये पूरे कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो इस पर एक विचार विमर्श कर रही है। अब बहुत से देशों ने पौधागर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। मीन्स जो गैसेस जो इन रेडिएशन को रोक रही हैं और उससे इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंडस्ट्रीज जो ऐसी गैसेस उत्पन्न कर रही हैं उन पर उन्होंने कंट्रोल लगाने का के बारे में सोच रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत कायोटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो ये कायोटो प्रोटोकॉल ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ही है। और ये देखिए यहाँ पे जो हमने अभी आपसे कहा था कि अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये देखिए पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 C जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो और यही जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय पर वो अब पिघलने लग गए, क्योंकि देखिए हमारा जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वाटर का एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्टर्ब हो रहा है, तो पूरी वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, नहीं होगी नहीं ऐसे। तो अगर हम देखें तो अगर कहीं बहुत अधिक वर्षा ही होती रहेगी तो बाढ़ की समस्या हो जाएगी, कहीं सूखा पड़ेगा। तो इस प्रकार देखें हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक काफी एक जीवन पर एक इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब क्या किया जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को हम को सबसे पहले कम करना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण ही ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एक एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी हमारे जो वाहन है तो और उनसे जो धुआं निकलता है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और जो वाहन है उनको शीशा रहित पेट्रोल मीन्स अनलेडेड पेट्रोल या CNG जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाना चाहिए। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी टाइम आ रहा है
कि वो इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज हो जाते हैं और चलते हैं, तो गैसेस वो बर्निंग वाला इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे विभिन्न प्रकार के एक टेस्ट ट्रायल्स भी चल रहे हैं और कुछ सक्सेसफुल भी हैं कि हम जरा एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो सरकार द्वारा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटरिंग किया जाता है और इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तभी आपको ये चीज बताई थी कि हमारा जो एक अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एयर क्वालिटी के ऊपर भी एक अपडेट आता है। और हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता है तो हमें जीवाश्मी ईंधनों के साथ उनके वैकल्पिक जो हमारे स्रोत हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें एक फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल इनका उपयोग पर अब कंट्रोल करना चाहिए। तो वैकल्पिक ईंधन में हमारी सौर ऊर्जा आ जाती है, जल ऊर्जा आ जाती है, पवन ऊर्जा आ जाती है। यहाँ पे आपका एक है कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि पॉल्यूशन इसलिए और इंक्रीज हो रहा है कि एक तो इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं और जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट एरिया वो कम हो रहे हैं। तो अगर कहें तो एक डिसबैलेंस हो रहा है, दोनों बैलेंस में नहीं है। एक जो नुकसान वाली चीज है वो इंक्रीज हो रही है और जो एक फायदे वाली चीज है वो कम होती जा रही है। तो इस कारण जो एक गतिविधियां चल रही हैं कि वन महोत्सव वाली के लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ लगाते हैं। ये देखिए वन महोत्सव में कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आप पेड़ लगाएं, आज जो पेड़ लगाएंगे उसका आगे जीवन में आप ही को उसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन बच्चों ने एक और चीज देखी कि लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे और इस कारण ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो रही है कि जब एक फसल खत्म होती है तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं। आप देखते हैं गन्ना होता है तो मेन तो हमें बीज का गन्ना चाहिए, लेकिन उसके बाहर की कवरिंग जो है, या अगर हम धान लें तो ये सब की जो एक छीलन सी जो बच जाती है तो किसानों को मालूम नहीं होता, वो उसे जलाकर खत्म करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, फिर वही धुआं फैलता है और आजकल तो ये बहुत एक न्यूज़पेपर में भी आने लगा है कि कुछ समय के लिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एयर क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि जो पंजाब और जो आसपास के जो एक खेती वाले एरिया हैं वहां पे किसान लोग वो अपना जलाते हैं सूखी पत्तियों को। तो ये भी एक हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि वो जलाने की वो जलाए नहीं, उसकी कंपोस्ट बनाएं। तो अगर वो कंपोस्ट बनाएंगे तो वो पत्तियां एक हमारी फिर से काम में भी आएंगी और वायु प्रदूषण भी रुक जाएगा। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे से हमारी स्टेप्स होते हैं कि हम अपनी तरफ से एटलीस्ट हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, तो देखें हम कहाँ अपने आसपास थोड़े पेड़ लगाएं कि कुछ तो पेड़ लगकर हम एटमॉस्फेयर पे एक कंट्रोल कर पाए, जो गैसेस हैं, जो प्रदूषण वाली गैसेस हैं, वो कहीं कंट्रोल हो सके। तो जब हमें पता चलेगा किससे नुकसान हो रहा है और कैसे हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से भी थोड़े स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों आज के सेशन में हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझा, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझा और देखा कि किस प्रकार जो है कि हम एक वनों का डेवलप करके पेड़ पौधे लगा के हम एक जो वायु प्रदूषण है जिसके कारण एक खाली सजीव नहीं निर्जीव भी अफेक्ट हो रहे हैं, उन सब पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का सेशन अब हम यहीं रोक रहे हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।